सिविल्स डेली की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। यूपीएससी के इस परीक्षा में आपकी मेहनत को नया मुकाम मिले और आपकी जीत पक्की हो। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक्स पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपिट सेक्शन। तो दोस्तों, आज है 5 जनवरी एंड दिन है वेंसडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको ये इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि ओमिक्रॉन के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में भी काफ़ी सख्ती हो रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, जो भी कोविड के प्रोटोकॉल हैं वो फॉलो कीजिए, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लैकिंग बिहाइंड इन सारी चीज़ों को, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम सामने आ रहा है, कुछ लोग मेंस दे रहे हैं और प्रीलिम्स 4-5 महीने बस दूर है। ठीक है, सो वंस अगेन इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम कल के दिए हुए क्वेश्चंस पे नजर डालेंगे। मैंने कल 2 क्वेश्चंस आपको दिए थे, एक मैच द फॉलोइंग जिसका आंसर यहाँ पे ए होगा। इन केस अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा सो दैट आई विल शेयर द एंटायर एक्सप्लेनेशन व्हाट शुड बी दी सही इसका डेफिनेशन क्या होगी। अदरवाइज ये बहुत सिंपल है, ये प्रियम्बल से लिया गया ही हमारा आंसर है, ये आपको आना चाहिए। ठीक, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था वो है इसका आंसर डी। ओके, आर्टिकल 50 ये नहीं कहता है। ठीक, इनफैक्ट अगर इसमें भी दिक्कत होगी तो कमेंट भी कर सकते हैं और इनफैक्ट आप आर्टिकल 50 को पढ़ भी सकते हैं कि क्या है, तो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। ओके, मूविंग ऑन, इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, जो डेली व्यूवर्स हैं, जो डेली वीडियोस हमारे देखते हैं। अगर आपको ज़रा सी भी थोड़ी आइडिया मिल रहा हो कोई स्ट्रेटजी में, या हमारा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। वंस यू हिट द बेल आइकॉन, ना तो सिर्फ आपको यूट्यूब की नोटिफिकेशन आएगी, इनफैक्ट जब आप स्क्रॉल करेंगे यूट्यूब पे अपने, तो कम्युनिटी पोस्ट जो हमारे हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव पोस्ट भी निकालते हैं, वो भी आपको दिखने लगेंगी। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर एडिटोरियल पार्ट। आज हम 3 एडिटोरियल को कवर करेंगे। ठीक है, ये तीनों आपके सामने मैंने मेंशन कर दिया है। एक है बॉटम लाइन इन ब्लिंकन्स फॉरेन साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड है। दूसरा है एनजीओ से रिलेटेड। ये मुद्दा तो आना ही था, क्योंकि बहुत टाइम से ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो चुका है, गर्म हो गया है। ठीक है, और तीसरा जो है वो एक इससे रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबल डिनाइड बेनिफिट्स। तो ये हम तीनों आर्टिकल आज हम समझेंगे। मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, आप वीडियो पॉज करके आप हाईलाइटेड पार्ट को समझ सकते हैं। ओके, सो लेट अस मूव ऑन हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, IR। ठीक है, इस पे हम बढ़ते हैं। ये GST पेपर 2 का पार्ट है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, ग्रुपिंग्स, अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो कभी भी आप यूपीएससी के GS पेपर 2 को अगर आप पढ़ें, खासकर कि IR वाला पार्ट, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो पार्ट है, इंडियाज इंटरेस्ट, वो आपके आंसर में दिखना चाहिए। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है आपके आंसर लिखने का। व्हाट इज इंडियाज रोल, स्ट्रेटेजिक रिलेशन, इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है, अब इंडिया क्या करेगा। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे हो रही हैं, चाहे अफगानिस्तान, चाइना, US, म्यांमार, ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव इंडिया एज अ पर्सपेक्टिव कि हमारे लिए वो डिसीजन, वो मामला क्या हो सकता है। ठीक है, तभी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ ये जो मामला है वो इंडो पैसिफिक से रिलेटेड है। ठीक, हम यहाँ समझेंगे, सबसे पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता दूं कि ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, हम एक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि ऑथर क्या कह रहा है इस वाले आर्टिकल में। ठीक है, बेसिकली जो ब्लिंकन साहब हैं ये दौरे पे हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज़ हैं हमारी, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी, ये उस दौरे पे हैं। ये सबके साथ एक स्ट्रेटेजिक टाई अप कर रहे हैं, एक मीटिंग कर रहे हैं, ताकि जो ट्रेड और बिजनेस है
ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, वो मेंटेन रहे और एक यूएस, इंडिया और इंडो पैसिफिक से रिलेटेड जितनी भी कंट्रीज आ रही हैं, ऑलमोस्ट सारी ही कंट्रीज आती हैं, ठीक है, उनके बीच में जो ट्रेड है वो फ्री होने की कोशिश है और कोई बाधा ना आए, कोई रुकावट ना आए, ठीक है, किसी तरह की कोई टेंशन ना हो। बस इनकी ये मुहिम थी, यूएस जो बाइडन साहब ने इनको भेजा है और ये हर शहर में जा रहे हैं। हालांकि इनकी इनको रोक दिया गया था क्योंकि कोविड की वजह से थाईलैंड में ये नहीं जा पाए थे। थाईलैंड में एयरपोर्ट में ही रुके और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिले और वापस आ गए। हालांकि कुछ कुछ कंट्रीज़ में ये गए, जैसे कि इंडोनेशिया एंड मलेशिया यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक। सो इस रीजन को हम कहते हैं दोस्तों इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। ये है हमारा पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन। इधर आ जाएगा थोड़ा सा हमारा ये पूरा यूएस, ठीक है। ये है इंडो पैसिफिक रीजन। ये एशियन कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और भी लाओस वगैरह, ये सारी इधर हैं। ये हमारा भारत है, ठीक है, यहाँ पे हम कहीं बैठे हैं। और ये आपका पूरा चाइना है और ये यहाँ कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी है। इस चीज़ को समझने के लिए डिटेल में हम आते हैं। तो एशियन कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? कंबोडिया, ब्रूनी, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड वगैरह, ये सारे कंट्रीज़ हैं जो कि छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं जब आपको फेवर चाहिए होता है। किसी भी कोई भी कंट्री होगा, जब आपको फेवर चाहिए होता है, जब आपको सपोर्ट चाहिए होता है, तो ये सारे कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इस टाइम पे। तो ये है हमारा साउथ चाइना सी, अगर आप देख सकते हैं, ये म्यांमार है, थाईलैंड, वियतनाम, एंड दिस इज साउथ चाइना सी, फिलीपींस वगैरह, ठीक। तो इन तीन इमेजेस को आप बैकड्रॉप में लेके चलिएगा, ठीक, क्योंकि पूरा आर्टिकल इसी के बेस पे है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे इंडो चाइना, इंडो पैसिफिक मुद्दे पे। ब्लिंकन साहब ने दिसंबर 14 तारीख को एक स्पीच दी थी, उन्होंने मेंशन किया था कि लगभग 5 कोर प्रिंसिपल हैं जिसमें अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजी शेप करेगा फ्री एंड ओपन ट्रेड इन इंडो पैसिफिक, ठीक है, यहां मैंने मेंशन किया हुआ है। Alongside, he underlined the mechanism that US is adopting to implement core principles. अब वो प्रिंसिपल्स क्या हैं वो भी हम समझेंगे, ठीक। साफ साफ इनका ये कहना था कि हम किसी कंट्री को प्रेशर नहीं दे रहे हैं, किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि तुम इस पॉलिसी के साथ जाओ या उस कंट्री के साथ जाओ। हम ये फैसला उस कंट्री के ऊपर छोड़ रहे हैं। हमारा जो मुद्दा है, मतलब कि जो यूएस का जो मुद्दा है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी हर कंट्री अपना भला अपना बुरा सब समझती है। तो ये इनका बहुत अच्छा स्टेटमेंट था। ये हैं ब्लिंकन साहब, एंटनी ब्लिंकन, और ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, ओके। सो द नेक्स्ट अप, ये इंडो पैसिफिक टर्म है क्या? कुछ टाइम पहले ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता था, एशिया पैसिफिक नाम था इसका, ठीक है, यहां मेंशन किया है मैंने। पहले ये एशिया पैसिफिक के नाम से जाना था क्योंकि इसमें इंडिया इंक्लूड ही नहीं था, ठीक। अब ये इंडो पैसिफिक के नाम से जाना जाता है और इंडिया का बहुत बड़ा रोल आने वाला है, होने वाला है इसमें। इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ने वाली है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन मिल रही है, एंड दिस इज वन ऑफ द सैलिएंट फीचर ऑफ आवर इंडिया, ठीक है। So, one of the key reasons behind the popularity of this term is an understanding the Indian Ocean and Pacific are linkage in strategic theater. तो आप समझ रहे हैं, ये इमेज अगर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, तो that is Indian Ocean, okay, and ये पूरा पैसिफिक है, ठीक है। यहाँ से सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट रिलेटेड हैं, ये सारी आपकी मिडिल ईस्ट इधर आ जाएंगी, ठीक है। इधर ये सारा इंडिया तो है ही, ये ऑस्ट्रेलिया है, एंड देन एशियन कंट्रीज, एवरीथिंग, ओके। सो इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रिलेशन क्या होना चाहिए, और कैसे हर कंट्री को फ्री एंड ट्रेड। और क्योंकि ये ऐसा चैनल है, ये एक ऐसा रूट है जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मतलब ट्रेड्स पास होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड्स पास थ्रू दीज ओशन, शिप के द्वारा, राइट। सो द शिफ्ट टू टर्म इंडो पैसिफिक शोज, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। प्रीडोमिनेंटली इसका मेन मुद्दा ये है, इन सबको इकट्ठा करने का यहाँ पे, टेररिज्म एंड फियर ऑफ असर्शन बाय पर्टिकुलर कंट्री इन द रीजन आर द मेजर थ्रेट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है।
कहीं किसी एक कंट्री में अगर कुछ ऐसी आइडियोलॉजिकल फोर्सेस आ जाएं और थोड़ा थोड़ा अपना अथॉरिटेरियनिज्म दिखाने लगे वो कंट्री उस इंडो पैसिफिक रीजन पे, ये ना हो, इस वजह से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई, ये चीज़ें लाई गई हैं। ठीक। सो कौन कौन लोग इंक्लूड हैं? बिग इकोनॉमीज हैं, इंडिया, यूएस, चाइना एंड जापान। 4 बिग इकोनॉमीज हैं। द टर्म इंडो पैसिफिक इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर। अब इंडिया की नज़र में इंडो पैसिफिक क्या है? इंडिया की नज़र में इंडो पैसिफिक, इट कंसिडर्स एन इंक्लूसिव, ओपन, इंटीग्रेटेड एंड बैलेंस्ड स्पेस. India continuously emphasizes on strategic interconnection, common challenges, opportunities uh, between Indian Ocean and Pacific Ocean. Okay, so इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ ऊपर. So the US considered it to be free and, तो आप यहाँ पे इन सब का मतलब भी बदल गया है कि यूएस के लिए इंडो पैसिफिक क्या है, इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक क्या है, चाइना के लिए क्या है और जापान के लिए क्या है. दैट इज वाई इट हैज़ बिन रिटन हियर. इनफैक्ट एशियन कंट्रीज के लिए इंडो पैसिफिक क्या है. जो अफवाहें उड़ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं एशियन कंट्री से और इंडिया में भी कहीं ना कहीं, तो यूएस के लिए इंडो पैसिफिक एक स्ट्रैटेजी है चाइना की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज है, चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को थोड़ा सा कमज़ोर करने के लिए. क्योंकि चाइना का जो लेवल है, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल हो या फिर किसी कंट्री के साथ पार्टिसिपेशन हो, रीजनल लेवल, वो बढ़ते जा रहा है, वो ग्रो कर रहा है. तो उसको काउंटर करने के लिए यूएस अब इंडो पैसिफिक रीजन पे फोकस कर रहा है. चूंकि इंडो पैसिफिक है तो इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी मामले में हो, लैंड, एयर, वाटर डेवलपमेंट, एनीवेयर. ओके. चाइना के लिए अगेन इट्स वाइस वर्सा, इट्स अ काउंटर इनिशिएटिव बिटवीन देम एंड यूएस. एशियन कंट्रीज के लिए पैसा ही पैसा. पैसा ही पैसा का मतलब ये है कि एशियन कंट्रीज को कुछ नहीं करना है. लाभ किसका होगा? एशियन कंट्रीज को ही सब अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि वो एक छोटा फैक्टर है लेकिन बहुत डिसीजन स्विंगर है एक्चुअली. एक तो होता है डिसीजन मेकर, एक होता है डिसीजन स्विंगर. तो दैट इज डिसीजन स्विंगर, जिसके पास इन कंट्रीज का सबसे ज़्यादा पूल होगा, पार्टिसिपेशन होगा, वहीं पे हम ज़्यादा अथॉरिटी कर पाएंगे, ज़्यादा पावर हो पाएगी. ठीक है. ये सब कुछ पावर का दो गेम है दोस्तों. कहते हैं पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. ठीक है. ये सुना होगा आप लोगों ने, बहुत पॉपुलर टर्म है. तो सब पैसे का गेम है, पावर का गेम है यहाँ पे. लेकिन जो यूएस कह रहे हैं फिलहाल कि दिस इज जस्ट एन फ्री एंड ओपन ट्रेड. तो ये था इंडो पैसिफिक के बारे में. ठीक है. एशियन कंट्री लुक्स एट इंडो पैसिफिक इज एज ए कंसोशनल मॉडल. कंसोशनल मॉडल क्या होता है? ये एक सामाजिक मॉडल होता है. ठीक है. इसको आप गूगल करिएगा और मुझे बताइएगा. अगर आपको पता है तो अभी वीडियो पॉज करें, कमेंट करके बताइए कि सर कंसोशनल मॉडल, कंसोशनलिज्म ये होता है. या नहीं पता है तो पता करके बताइएगा. कुछ ऐसे टर्म्स हैं दोस्तों, मज़ा आ जाएगा अगर आप एग्जाम में लिख दोगे तो. ठीक है. तो ये था. नेक्स्ट हम आते हैं कि चाइना शैडो क्या होता है. ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चाइना शैडो. हालांकि कई समय से एक कंसर्न बढ़ता हुआ आ रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ ईस्ट एशिया से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक, ठीक है, फ्रॉम द मेकोंग रिवर टू द पैसिफिक आइलैंड, अबाउट बीजिंग्स अग्रेसिव एक्शन. अब बीजिंग का अग्रेसिव एक्शन क्या है? कभी कभी क्या करता है कि बीजिंग क्लेम करता है कि ये हमारी सी है. ठीक है, हम ट्रेड कर रहे हैं कई सालों से, तो ये हमारी सी है. कभी कभी इट डिस्टॉर्ट ओपन मार्केट, सब्सिडी दे दे के लोग, मतलब हालत खराब कर दी है लोगों की, अदर कंपनीज की. ठीक है, जो भी स्टेट करंट कंपनीज है. डिनाइंग एक्सपोर्ट एंड रिवोक डील्स फॉर कंट्रीज हुज पॉलिसी इट डज नॉट एग्री विद. ठीक है, एक अथॉरिटेरियनिज्म है, कम्युनिज्म है, चल रहा है उनका, अपने मन से है, वो करते हैं. ठीक है. एंगेजिंग इन इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग एक्टिविटीज. सो ये सारी चीज़ें देखी गई हैं क्योंकि थोड़ी सी पावरफुल सिचुएशन में है चाइना, और इसी वजह से ये जो मेकोंग रिवर टू पैसिफिक आइलैंड है उसमें अग्रेसिव एक्शन देखा जा रहा है. ठीक है. देयर इज अ कंपटीशन हियर टू से दैट गिवन बोथ चाइना एंड यूएस trying to lure the association of
वही मैंने जो भी बात की है, दोनों चाइना और यूएस दोनों चाह रहे हैं कि ये जो बीच की जो कंट्रीज हैं उनको हम अपने फेवर में कर लें। ठीक है। सो हालांकि कोई खुल के बोलता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मामला सामने आ जाता है। ठीक है। अब देखिए जैसे यूएस ने क्या किया। सो चाइना विथ इट्स ग्रैंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डील, ठीक है, बीआरआई की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। बीआरआई क्या है, प्लीज कमेंट करके बताइए, पॉज करके, बीआरआई क्या है चाइना से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त कॉन्सेप्ट है आईआर से रिलेटेड। ठीक है। एंड द यूएस दो recent high profile official visit as well as the promise of investing more in the region। बाइडन साहब ने जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने, जो बाइडन साहब, वैसे ही कहे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव स्टार्ट करो। ठीक है। जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग की गई, एंड ब्लू डॉट नेटवर्क स्टार्ट करो। ये दोनों ही जबरदस्त है कंसेप्ट। आप सेव कर लीजिएगा, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, वो जो समन्वय फॉर्म का लिंक आता है, डाउनलोड करिए, फॉर्म भरिए, लिंक सेव करिए और इस पीडीएफ को समझिएगा। ठीक है। देयर इज एन एविडेंस दैट साउथ एशिया इज अ मेजर थिएटर वेयर द कंपटीशन विल प्ले आउट। रूमर्स हैं कि अगला जो कोल्ड वॉर है वो इसी के बीच में होने वाला है। ओके। सो इन साउथ ईस्ट एशिया द यूएस चाइना कंपटीशन इज मोस्ट विजिबल इन टू एरियाज। अब वो कौन कौन से एरियाज हैं? पहला जो है साउथ चाइना सी, जो मैंने अभी दिखाया था आपको पहले। ठीक है। आप पॉज करके पहले भी जा सकते हैं। साउथ चाइना सी, वो जो बीच वाला एरिया था। ठीक है। सेकंड इज द इन्वेस्टमेंट इन द फुलफिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नीड्स टू साउथ एशियन कंट्रीज। पहला तो जो मुद्दा है वो साउथ ईस्ट एशिया सी, जो साउथ चाइना सी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अग्रेसिव एक्शन चल रहे हैं वहां पे। ठीक। दूसरा है जो एशियन कंट्रीज है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या फिर उनको इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी है वो फंड प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये दो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। Therefore, the US has continued its freedom of navigation operation, ये याद रखना, freedom of navigation operation in the disputed water of the South China Sea. These operations are meant to challenge unlawful and sweeping maritime claims in South China Sea. समंदर किसी का नहीं होता है दोस्तों, इतना याद रखो। ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हाँ कोई कंट्री किसी समुंदर के किनारे है तो वो समुंदर उसका हो गया, अरे ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है। समंदर किसी का नहीं हो, समंदर खुद का है, सबका हक है उस पर, और आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा है, ये मेरा है। ठीक है। ट्रेड करिए, ठीक है, आप रूट बनाइए, नो प्रॉब्लम, बट समंदर थोड़ी किसी का हो सकता है। यही चाइना क्लेम कर रहा है, और यही यूएस ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन स्टार्ट किया है कि भाई आप कहीं भी जा सकते हैं, उस कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, ये फ्रीडम है उस सी में अगर आपको करना है तो। ठीक है। सो यही यहाँ पे जो आर्टिकल से ही चीज़ें ली थी मैंने, क्या क्या इन्वेस्टमेंट हुई है यहाँ पे। When it comes to investment infrastructure development, South Asia has been one of the top recipient of Chinese under its BRI initiative। बहुत पैसा भेजा, बहुत ज़्यादा पैसा भेजा गया है। ठीक है। म्यांमार से रिलेटेड, कंबोडिया, लाओस, बहुत ज़्यादा पैसा भेजा गया है। कौन कौन सी चीज़ों में? यही इनिशिएटिव है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि श्रीलंका में इन्होंने एक हाथियों, पता नहीं क्या नाम है पोर्ट का, उस पोर्ट को खरीद लिया है। ठीक है। सो धीरे धीरे वो फैला रहे हैं अपना पाँव। ठीक है। बिजनेस करिए, इट्स नो डाउट बिजनेस करिए, बट डू नॉट कीप दिस इन माइंड कि हम रूल करेंगे आगे। दिस इज द रॉन्ग इनिशिएटिव। ठीक है। आप बिजनेस करिए, कंट्रीज को सपोर्ट करिए, जो पुअर कंट्रीज हैं, जो फ्लरिश्ड नहीं हैं, दैट इज अ गुड थिंग। How these investment have been driven, such as Cambodia and Laos, to do China's bidding in the Asian, even at the cost of compromising its fact। सबसे ज़्यादा पैसा इनको भेजा गया है। China has been heavily investing in ports, railways connectivity in countries such as Indonesia and Vietnam। इनफैक्ट यहाँ पे श्रीलंका भी होना चाहिए था, श्रीलंका में भी पोर्ट बन चुका है। लेकिन यूएस का इसी पे काउंटर एक्शन था कि यूएस रिमेन्स कमिटेड टू हेल्प क्लोज द गैप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या थे? वही चीज़ें, पोर्ट्स, रोड, पावर ग्रिड्स, ब्रॉडबैंड, ऑल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, ग्लोबल ट्रेड, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। सो 48 बिलियन, आप देख रहे हैं 48 बिलियन की जो फाइनेंसिंग है वो यूएस ने अभी तक दे चुकी है। ठीक है। और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, जापान, ये जो क्वाड पावर्स कहते हैं वो। ठीक है। सो द यूएस इज ट्राइंग टू शोकेस इट्स कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इनटू इंडो पैसिफिक
on trade and digital economy, technology, resilient supply chain, decarbonization, clean energy, infrastructure, work standard. There are so many things. There's so much information here in this editorial. इसीलिए ये थोड़ा सा लंबा है और मैंने इसको डिसाइड किया कि भाई थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाएंगे। इसको हम ऊपर ले आते हैं। अब आता है स्ट्रॉन्ग। अब इंडिया के बारे में बात आती है। जिसे मैंने कहा था कि कोई भी आईआर का पार्ट आप ऐसे छोड़ नहीं सकते जबकि इंडिया का रोल, इंडिया का उसमें पार्टिसिपेशन ना हो। सो इंडिया के लिए क्या चाहिए? इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्ग नेवल कैपेबिलिटीज, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी, ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी मतलब कि आसपास के रीजनल जितने भी स्टेट्स कंट्रीज हैं सबके साथ एक राजनीति, कूटनीति, ये सब भरी होनी चाहिए। विथ नेशन इज नेसेसरी टू मीट इंडिया एंड चैलेंजेस इन इंडो पैसिफिक। इंडिया नीड्स टू स्टिक टू इट्स विजन ऑफ द इंडियन ओशन सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल द रीजन्स, ठीक है। इंडिया डज नॉट कंप्लाई विद द यूएस वर्जन ऑफ इंडो पैसिफिक, ठीक है। यही मैंने कहा, जिससे पहले हम समझ रहे थे कि इंडिया जो है, इंडिया के मामले में जो इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजी है वो दूसरी है, ठीक है। वो एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द रीजन देख रहा है, ठीक है, गणराज्य की तरफ देख रहा है, ताकि फ्री सब कुछ, इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो, जस्टिस हो, ये सारी चीज़ें हों। यूएस जो है एक कंपटीशन के तौर पर देख रहा है, चाइना जो है काउंटर कंपटीशन की तरफ देख रहा है। तो इंडिया का रोल यहाँ बहुत क्लियर है, बहुत साफ है कि भाई इंडिया इज लुकिंग टूवर्ड्स डेमोक्रेटाइजिंग द रीजन। अर्लियर द रीजन used to be almost like an American lake. However, there exists a fear that the region will become a Chinese lake now. So dispute है, एग्जाम्पल है, जैसे स्कारबोरो शॉल एक डिस्प्यूट है। इसको आप सर्च करना गूगल पे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इंडिया डजंट वांट हेगमनी ऑफ प्लेयर इन दिस रीजन। इंडिया इज वर्किंग इन ट्राइलेटरल सच एज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, टू इंश्योर दैट चाइना डज नॉट डोमिनेट इन दिस रीजन, ठीक है। सो आई थिंक ये ओवरऑल आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ओवरऑल कि क्या मुद्दा था यहाँ पे, ठीक है। सो इट्स लाइक दो तरफ की जंग चल रही है। आसान भाषा में बोलें तो इंडिया यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, और उस पे से जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनको बनाया जा रहा है टारगेट किस चीज़ के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पोर्ट्स हो गए, रेलवेज हो गए, उनको फंड किया जा रहा है, ओके। चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे न्यूज़ की तरफ, जो कि है एनजीओज एंड सिविल सोसाइटी से रिलेटेड। देखिए, एनजीओज वाली न्यूज़ हमने कल भी कवर की थी, और एक दिन और हमने कवर की थी, आई थिंक लास्ट वीक, पिछले साल कवर की थी दिसंबर में, ठीक है। ये है आपका टॉपिक एनजीओ से रिलेटेड। वेट सेकेंड। द हिंट ऑफ वन नेशन एंड वन एनजीओ, बहुत अच्छा नारा है। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन सन वन ग्रिड, वन इलेक्शन वन वोट, वन नेशन वन एनजीओ, ये बहुत ही तोड़ू नारा आजकल चलता है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने बस हाईलाइट किया है। वीडियो पॉज करिए और हाईलाइटेड पार्ट आप बस पढ़ लीजिए, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हियर वही चीज़ें बोली हैं कि जो एनजीओ है, अगर उसको रजिस्टर करना होगा एफसीआरए के लिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था आपसे कि आधार मैंडेटरी है, ठीक है। एक अकाउंट खुलवाना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो कि दिल्ली में उसकी ब्रांच हो और कहीं नहीं हो। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि एक लाइसेंस और सर्टिफिकेट देगी किसी एनजीओ को फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन फंड्स को रिसीव करने के लिए, ठीक है। और ये मुद्दा आप सबको पता है, वही फिर से मुद्दा चला आ रहा है। ये देखिए, मदर टेरेसा की जो एनजीओ थी उसको उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था, ठीक। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की जो रीसेंट रिपोर्ट है, रीसेंट जो न्यूज़ है, वो यही आई है कि इसके टाइमलाइन को बढ़ा दिया गया है। मतलब कि लास्ट टाइम अब है 31 मार्च 2022, चुनाव से थोड़े टाइम पहले, ठीक है। सो हर एंगल को चुनाव से नहीं देखते हैं, ठीक है, इलेक्शन से नहीं देखते हैं। सो अभी फिलहाल जो पूरी की पूरी मुद्दा है वो यही कह रहा है कि इसमें जो
स्क्रूटिनाइजेशन है, जो रेगुलेशन है, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वो सबको दिखाना चाहिए कि कौन कौन से किस बेसिस पे, ठीक है, कितने सारे एनजीओज को हमने अनलिस्ट किया है, कितने सारे एनजीओज को हमने लाइसेंस कैंसिल किया है, कितनों को हमने लाइसेंस ही नहीं दिया, सस्पेंड कर दिया है, क्या पैरामीटर्स थे आपके सस्पेंड करने के, क्या आपको उसमें से इनपुट आउटपुट मिला, ऐसी क्या खबर थी जिसमें से आपको लगा कि इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, हमारे सॉवरेनिटी को खतरा हो सकता है। ओके, सो एक डेटा मिला था वेबसाइट से कि आप अगर खुद भी आप जाओगे ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा पूरा कि लगभग 20,000 से भी ज़्यादा एनजीओज को परमिशन नहीं मिली है। 20,000 एनजीओज को परमिशन नहीं मिली है। कब से? 2011 से। लेकिन इसमें से जो ट्रेंड देखा गया है, 2014 के बाद सबसे ज़्यादा केसेस इनमें देखे गए हैं कि एनजीओज को लाइसेंस नहीं मिला है। लगभग 80%, लगा लो आप, 16-17 हज़ार ऐसे लाइसेंसेज हैं जो कैंसिल, रिवोक किए गए हैं, सस्पेंड किए गए हैं 2014 के बाद, ठीक है, जिनको परमिशंस नहीं मिली है। सो these are the thing here. In the past, the amendment in the FCRA that restricted the ability to grant, ठीक है, niche organization working in very remote area which has no direct access to international funding and all. कुछ देखो, कुछ ऐसे भी हैं एनजीओज जो कि डायरेक्टली फंडिंग नहीं मिलती है उनको बाहर से, ठीक है, कुछ हैं एनजीओज जिनको नहीं मिल पाती है, उनके भी लाइसेंस कैंसिल कर दिए। अरे, मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि जितने भी केसेस हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर एनजीओ जिनके लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर आइदर फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी और फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। तो एक जो रिलीजनिज्म जो चल रहा है वो हटना चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सरकार ही आंकड़े नहीं देखती है ना, सिविल सोसाइटी भी, एनजीओ भी एक फिगर लेके आती है, ठीक। तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ये हैं। एक तो ये जो मैंने लिखा है कि वाई वी नीड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन अ मूट क्वेश्चन, ठीक है। इसका सवाल अगर आपको पता है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्यों चाहिए हमें, ठीक है, और क्यों नहीं चाहिए, क्या हो सकता है अगर ये सारे सिविल सोसाइटी एनजीओज नहीं होंगे। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि अगर आप डीएम बन जाते हैं, एसडीएम बन जाते हैं, तहसीलदार बन जाते हैं, ठीक है, तो सरकार की नीतियों को, सरकार की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट पॉलिसीज को आपको चलाने के लिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, ठीक है। ये लोग इतने ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं कि आपकी आवाज़, सरकार की आवाज़ और उनकी गाड़ियां पहुंच नहीं पाती हैं, ठीक है। अगर कोई छोटा सा रिमोट से रिमोट एरिया के जो गांव है, वो लोग इनके लोगों पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि ये दिन भर घूमते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके बातों को समझते हैं, ठीक है। हम फंडिंग की बात अलग कर रहे हैं, हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। इनके जो फंक्शंस हैं, इनके जो स्ट्रक्चर है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। इस पूरे आर्टिकल में स्ट्रक्चर की बात की गई है। ये जो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ मेंशन किया है, वर्टिकल, मेरा कर्सर देख रहे हैं, सेकंड वर्टिकल, थर्ड वर्टिकल, फर्स्ट वर्टिकल, यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात की गई है। दे आर सो स्ट्रक्चरली डिफाइंड, ठीक है। जो स्टेट की प्रिंसिपल होती है ना, स्टेट, उनसे भी ज़्यादा इनका स्ट्रक्चर होता है, प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे होते हैं, स्क्रूटिनाइजेशन होती है एनजीओज वगैरह में, ठीक है। और रही बात लोगों तक सेवा पहुंचाने की, तो अगर आप डीएम बनोगे, एसडीएम, तहसीलदार, ठीक है, आईपीएस भी बनेंगे आप, डीएसपी भी बनेंगे, तो इनकी ज़रूरत चाहिए होगी आपको, ठीक है। समाज हर तरीके से डेवलप होना चाहिए। खाली सरकार कुछ कर नहीं पाएगी अगर लोगों का सपोर्ट ना हो। और लोगों का सपोर्ट क्या होता है? यही तो बंच ऑफ लोग हैं, यही तो हैं सिविल सोसाइटी, यही तो है प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, जो प्रेशर देते हैं। आप देखिए फार्म लॉज, ठीक है, ये एक सोसाइटी तो थी, एक प्रेशर ग्रुप ही तो था, जिसकी वजह से इन्होंने अनशन किया 1 साल तक, बहुत ही लीगली और जस्टिसिएबल अनशन था। उसके बाद उन्हें एक सक्सेस मिली। आप देखिए लेबर यूनियन कोड, हालांकि वो यूनाइटेड नहीं है, लेकिन जगह जगह पे आपको लेबर यूनियन के लोग मिल जाएंगे, ठीक है। सिविल सोसाइटी है तो क्यों नहीं है,
ठीक है। कोई भी समुदाय इसलिए नहीं कोई भी समुदाय इसलिए नहीं आप उसको निकाल दीजिए क्योंकि आपको शक है कि इस पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, फंडिंग आई है, जो कि आपको स्क्रूटनाइज करना चाहिए क्योंकि आपके समाज के लिए, आपके इंडिया के लिए बहुत ग्राउंड लेवल तक ये काम कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट यहां पे रीजन दिया है, वी नीड देम बिकॉज दे यूजुअली वर्क on what we called as an unreasonable agenda. This unreasonable falls in three large verticals. The first is they ask greater efficiency, delivery and accountability. मैंने कहा था आपसे कि they definitely ask for efficiency, delivery and accountability from the state, लेकिन वो मिल नहीं पाती है। ठीक है, whether it is about rehabilitation, compensation of case of land acquisition और setting इतना अकाउंटेबिलिटी। इन लोगों ने एक बहुत सही एग्जाम्पल मेंशन किया था, मजदूर किसान शक्ति संगठन फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेकंड वर्टिकल इनका है कि इज इन करेक्टिंग द एक्सट्रैक्टिव नेचर ऑफ मार्केट। ठीक है, नेचर ऑफ मार्केट क्या है? नेचर ऑफ मार्केट ये है कि कम दाम में ज़्यादा, मतलब कम कॉस्ट पे ज़्यादा एमआरपी का सामान बेचो और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं भी कमा रहे हो तो जो चैनल वाले बंदे हैं, जो जुगाड़ वाले बंदे हैं, वो लोग ज़्यादा बीच का खा जाते हैं। द ग्रुप आस्किंग फॉर इन्वायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी एंड आर लुकिंग इंटरजेनरेशनल जस्टिस ऑन ए मैटर दिस इज नॉट वेरी प्रिसाइसली मेजरेबल, इट इज़ पैल्पेबल। बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो कि इन्वायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी पे काम करते हैं, सामाजिक इश्यूज़ पे काम करते, सोशल इश्यूज़ पे काम करते हैं। उनको एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट के थ्रू से। ठीक है, थर्ड इज बेसिकली पिकिंग अप द कॉजेज दैट आर सो नीच दैट इज बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टेट टू कम अप सच इनिशिएटिव। लिटरली कुछ कुछ ऐसे स्कीम्स होती हैं, कुछ कुछ ऐसे कॉज होते हैं जो कि आप किसी पॉलिसी के थ्रू, किसी बिजनेस प्लान के थ्रू या फिर किसी भी ग्रांट के थ्रू नहीं कर सकते। ये एक पॉलिसी के एग्जाम्पल यहाँ मेंशन किया हुआ है, निनासम नीलकंठेश्वरा नृत्य सेवा समग। ये विलेज है कहाँ पे? हेगेडू कर्नाटका में, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। ठीक है, गूंज। इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। वाई फॉरेन फंडिंग क्यों चाहिए? जब यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ उन्होंने मेंशन किया है, जब हम ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत शय देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कौन से? डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आर द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल इन नेचर। तो फिर ये सामाजिक इश्यूज में क्यों आ रहे हैं? अगर बाहर से पैसा आ भी रहा है हमारे भारत के इंटरनल चीज़ों को ठीक करने के लिए, जो नीश प्रॉब्लम है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, एसिड अटैकर्स, रेप विक्टिम्स, फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ठीक है, ओल्ड एज होम्स, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे नीश चीज़ें हैं जो कि मतलब उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उनकी गुजर बसर करने के लिए कुछ आमदनी, कुछ फैसिलिटी चाहिए ही चाहिए। ठीक, इसके लिए चाहिए। In general, past regime have been tolerant of all developmental and cultural causes, somewhat wary of tolerant right-based causes, but largely suspicious of civil society organization working in human right and environmental cause. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम यही काम करते हैं, ये लोग जो एनजीओज हैं, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, एनवायरमेंटल कॉज से रिलेटेड। तो जो ऑथर ने कहा है कि भाई इसमें डीपर स्टडी चाहिए, ये आप देख रहे हैं मेरा कर्सर यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा इन्होंने यही कहा है कि एक डीपर स्टडी चाहिए। स्टडी मतलब कि जो पॉलिसीज़ है, ठीक है, वहाँ पे हमारी डोनेशन का, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो डेफिनेशन है, फॉरेन फंड क्या होता है, ठीक है, फॉरेन फंड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ही नहीं पता है, क्लियर नहीं है, वेग है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इसकी वजह से भी तो उठाते हैं बेनिफिट। ठीक है, कहते हैं कि अगर आप FCRA में, अगर आप लाइसेंस के थ्रू इस्टेब्लिश्ड हैं, मतलब आप NGO हैं, आपके पास FCRA का लाइसेंस है, तो 25,000 तक की डोनेशन आप बिना किसी पेपर वर्क के कर सकते हो। लेकिन अगर 25,000 से ऊपर की डोनेशन आई तो फिर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा, दिल्ली में जो उसकी होम ब्रांच है, वहां से फिर पैसा निकाल के ले आना पड़ेगा। ठीक है, सो द एपेटाइट टू कलेक्ट डेटा इज मैस्ड बाय इट्स रिलक्टेंट टू शेयर डेटा। ठीक है, प्रॉपर डेटा टू शेयर नहीं हुआ। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग एंड देयरफॉर इंडियन फिलैंथ्रोपिस्ट, इन्होंने जो है
पी महमूद इंडिकेटेड, अपने कार्टून से इन्होंने इंडिकेट किया था 1 नेशन 1 NGO रेजीम। ठीक है, बढ़िया आर्टिकल है, समझिएगा वीडियो पॉज करके। ये जो आर्टिकल है, जो हाईलाइटेड पार्ट है, उसको बस समझ लीजिएगा, दैट्स इट। अब आते हैं अच्छा, इससे रिलेटेड एक स्कीम थी कि नॉट जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ कैंपेन वाज लॉन्च बाय विच NGO। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं तो अभी जस्ट मैंने बताया 5 मिनट पहले, कमेंट करके बताइएगा। ओके, नाउ अब जो हम आते हैं वो है एक हमारी अगली न्यूज़। ये देखिए, एक तो एक न्यूज़ आई थी डिस्प्रूविंग दी चार्जेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, एक किताब आई है नाथूराम गोडसे के ऊपर। वैसे भी अब असैसिनेशन के दिन तो आ ही रहे हैं। ठीक है, तो ओके, सो हियर इज द न्यूज़, द एलिजिबल डिनाइड बेनिफिट। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स। सो बेसिकली किसके बात की गई है? रायतू भरोसा स्कीम। रायतू भरोसा स्कीम क्या है, पहले इस स्कीम को समझ लेते हैं, फिर इशू को समझेंगे 5 मिनट के अंदर। तो ये देखिए, ये वो स्कीम है, ये वहाँ के CM हैं। ठीक है, काफ़ी डैशिंग CM है वहाँ के, और हमेशा न्यूज़ में सुर्खियों में रहते हैं। और ये इनकी स्कीम है रायतू, ठीक है, भरोसा स्कीम। था क्या इसमें? द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड मॉनेटरी सपोर्ट टू फार्मर्स विच विल ऑल्सो इंक्लूड लैंडलेस एंड टीनेंट फार्मर। ठीक है, ऑल्सो इंक्लूड भी है, किसानों को सपोर्ट करने के लिए, मतलब उनके आय में, उनके इनकम को सपोर्ट करने के लिए इस स्कीम को मेंटेन किया गया था। और जिसमें से लैंडलेस, जिस फार्मर के पास खुद का लैंड नहीं है, खुद की ज़मीन नहीं है, और जो फार्मर दूसरों के लैंड पे आश्रित है, उनके लिए स्कीम में क्या था? स्कीम में ये था कि अंडर द स्कीम ईच फार्मर होल्डिंग अप ऑफ 5 एकड़ विल बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 13,000 रुपए। उसके साथ साथ PM किसान निधि स्कीम के तहत भी उन्हें 6,000 रुपए सालाना मिलेगा हर फैमिली को। ठीक है, फीचर क्या था इस स्कीम का? दैट मनी विल बी डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू द फार्मर्स अकाउंट, डूइंग अवे विथ ऑल द मिडिल मैन। जो भी ये बिचवलिए होते हैं ना, बीच वाले, कि मुझे पैसा दो, फिर इनको लूप से हटाने के लिए डायरेक्ट DBT कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट सरकार के खाते से बेनिफिशियरी के खाते में जाएगा पैसा। खाता मतलब अकाउंट। ठीक है, अवॉइडिंग द पिटफॉल्स ऑफ द करप्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स। ठीक है, द स्कीम इज मॉडल्ड ऑन तेलंगानाज रायदू बंधु स्कीम, बट ठीक है, ये तेलंगाना पे जो रायदू बंधु स्कीम है उसी के कुछ रीमॉडलिंग किया गया है। तो बट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू इंक्लूड टेनेंट फार्मर। तो ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है परहैप्स, कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो रायदू बंधु स्कीम है उसमें कौन कौन से प्रोविजंस इंक्लूड हैं। तो जो रायदू बंधु स्कीम है तेलंगाना की, उसमें टीनेंट फार्मर वाला प्रोविजन नहीं है, लेकिन इसमें टीनेंट फार्मर वाला प्रोविजन है। ओके, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। द स्कीम प्रोवाइड्स चेक पेमेंट्स टू फार्मर्स बेस्ड ऑन लैंड होल्डिंग। ठीक है, अंडर दिस स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट गिव्स बेनिफिशियरी टू फार्मर 5,000 पर एकड़। ठीक है, पर एकड़ एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन क्रॉप सीजन। तो ये था मामला टोटल। ठीक है, ये स्कीम थी। एक मेरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि यहाँ कमेंट करके मुझे बताइएगा, टू whom ग्रांट इन 8 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिसीव फ्रॉम फाइनेंस। ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, कलेक्टर होगा, क्या होगा, पंचायत समिति होगी, ये आपके मतलब का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में आ सकता है, कमेंट करके बताइएगा। तब तक हम न्यूज़ पे चलते हैं। ठीक है, तो न्यूज़ क्या कहती है, इसको मैं इधर करता हूँ। तो न्यूज़ ये कहती है कि वंतला सिगन्ना, ठीक है, एक पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, PVT कहते हैं, PVT, पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप है जिसके एक मेंबर हैं वंतला सिंगम्मा। क्या हुआ इनके साथ? ये बेचारे आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले, विशाखापट्टनम के डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं। इन्होंने इस भरोसे स्कीम में रजिस्टर किया था और ये एक बेनिफिशियरी थे। इनका उम्मीद थी इनको कि पैसा आने वाला है, लेकिन 13,500 रुपये जो हर पर एग्रीकल्चर ईयर हर साल जो 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर आने वाला था, वो नहीं आया इनके अकाउंट में। कैसे नहीं आया? जब इन्होंने जांच पड़ताल की, जब इन्होंने बातचीत की लोगों से, किससे किससे बातचीत की इन्होंने कई सारे पब्लिक सर्विस में जो है वॉलंटियर हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, जो विलेज वॉलंटियर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, इनफैक्ट जो ब्लॉक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू ऑफिसर से, उन सब से इन्होंने बात की और ये पता चला
कि उनका नाम बेनिफिशियरी डिटेल से कट हो चुका है, मतलब कि नाम ही रिमूव कर दिया गया है इनका। He found that the government has removed his name from the list of eligible beneficiaries. धक्का लगा उनको, और उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे किसान थे, उनको भी बहुत धक्का लगा। ये लोग देखिए क्या होते हैं, ये लोग ट्राइबल ग्रुप्स हैं दोस्तों। ये लोग आम आदमी की आम भाषा भी नहीं समझ पाते हैं। इनका रहन सहन, इनका इनका तौर तरीका बहुत अलग है। कहाँ ये बैंक के चक्कर लगाएंगे। अब ये मामला आ गया है कि हजारों लाखों ऐसे किसान हैं जो कि इन चीज़ों से त्रस्त हो चुके हैं। ये देखिए, मैंने दूसरा वाला जो हाईलाइट किया है, इन May 2021 nearly 1.9 lakh farmers were identified as beneficiaries from the 11 ट्राइबल ब्लॉक, जिनको ये सुविधा नहीं मिली है, जिनको ये बेनिफिट से लाभ मिला ही नहीं है। ठीक है, जिसमें से आउट ऑफ 5,660 केसेस ऑफ 5,000, लगभग 90% ऑफ द केसेस जो कि अनरिजॉल्व्ड हैं अभी। ठीक है, द फार्मर ऑल्सो डिनाइड बेनिफिट इन अक्टूबर 2021 ट्रांसफर। ठीक है, कलेक्टिवली जो पूरे फार्मर हैं उनका पूरा पैसा अभी तक जो बना है वो लगभग 4.5 करोड़ रुपए बना है, और लगभग इन्होंने हर इंस्टॉलमेंट पे ये 40 से 50 लाख रुपए लूज कर रहे हैं। ठीक है, सो given the limited access to banking infrastructure, mobile and road connectivity, tribal farmers and find it difficult to resolve bank rejections in their own. This is also a lack of understanding. ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि ट्राइबल लोग हैं, कैसे बैंक की रोज़मर्रा की लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज को समझेंगे। डिपॉजिट, क्रेडिट, कुछ समझ में नहीं आएगा। हम जब आम आदमी हम बचते हैं बैंक के लाइनों में लगने से, तो ये तो बेचारे ट्राइबल हैं, इनके साथ मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो पॉलिसी में जो भी कोई कमी आ रही है उस पर हमें इंस्पेक्शन करनी चाहिए, स्क्रूटनाइजेशन होनी चाहिए, ताकि ये चीज़ें ना हो। ये गरीब हैं, ये कोई सोना का महल तो बनाएगा नहीं, या फिर किसी को मतलब फिजूल खर्ची तो ये करेगा नहीं, एक्स्ट्रा वेगेंजा, राइट। ये तो सिर्फ 2 रोटी खा ले, जी ले, अगले दिन फिर सुबह उठे, काम करे, 2 रोटी खा ले, जी ले, यही तो इनका प्रोसेस है, राइट, और खुश रहें इसी में। लेकिन हो नहीं पा रहा है ये। ठीक है, देर इज ऑल्सो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द सेटलमेंट प्रोसीजर अमॉन्ग द फील्ड। ये पूरा मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक, ये पूरा सेगमेंट है, इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। बेसिकली एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो मैं एक चीज कवर करना चाहता हूं। इट इज अ वायलेशन ऑफ अ प्रोविजन ऑफ पंचायती एक्सटेंशन। ठीक है, जिसको हम शेड्यूल्ड एरियाज में कहते हैं। शेड्यूल्ड एरिया ग्राम सभा, जो ग्राम सभा रिस्पॉन्सिबल है। Gram Sabha shall be responsible for identification or selection of person as a beneficiary under poverty alleviation and other program. ये ग्राम सभा के अंदर आएगा, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ब्लॉक के अंदर आएगा। ये पंचायती राज का बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ये सारी चीज़ें। तो अगर केस बनेगा तो लंबे नपेंगे लोग, इसीलिए स्क्रूटनाइजेशन ज़रूरी है किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डन वेल। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटी को इम्प्लीमेंट किया है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। कौन सी? ओल्ड एज पेंशन पॉलिसी, बहुत अच्छे तरीके से, कोई उसमें रुकावट नहीं आई है, मस्त पॉलिसी चली है। इसमें दिक्कत हो गई है, क्यों दिक्कत हुई है वही फाइंड करना है। ठीक है, एक तो जो हमारा पेमेंट ट्रांसफर लिंक है वो तो हर जगह प्रॉब्लम देता है, चाहे वो MG नरेगा में हो गया, चाहे किसी भी भारत के किसी भी जो स्कीम होती हैं उनके पेमेंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला जो सिस्टम है। अब आप ये सोचिए कि मिडिल मैन को जब हम बीच से हटा दे रहे हैं तब भी इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में। इससे अच्छा तो यही था ना कि आप मिडिल मैन को ही ले आइए, एटलीस्ट उनको पैसा तो मिल रहा था। ठीक है, तो जब मिडिल मैन को आप हटा रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं आप, तो बंधु भाई पैसा डायरेक्ट आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो मिलना चाहिए ना, उनको टाइम से मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। सो कुछ चीज़ें हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की और कुछ गवर्नमेंट्स की जो कि अपलॉडेबल है, काबिल तारीफ है, उनको हमें मतलब आगे बढ़ाना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन कुछ स्कीम्स ऐसी भी हैं जो कि छोटे छोटे मामलों पे रेगुलेशन, अकाउंटेबिलिटी की वजह से रुक जाती हैं। देयरफॉर द गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इज नाउ प्रिपेयरिंग टू रीट्राई द पेमेंट, यहाँ पे लास्ट में लिखा है। ठीक है, ताकि फार्मर्स को पेमेंट मिले, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, और ये एक धीरे धीरे होते हुए एक बड़ा मुद्दा ना आ जाए। ठीक, तो आज के ये कुछ दिलचस्प आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी डिटेल्स में समझ में आए होंगे। थोड़ा सा अगर लंबा हो गया होगा तो क्षमा प्रार्थी हैं हम आपके, लेकिन डिटेल में समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि आज का एडिटोरियल एनालिसिस कैसा रहा, आपने क्या सीखा, और जो भी मैंने पूछा है आपसे
उस सवालों के जवाब कोशिश करिएगा वीडियो पॉज करके वहीं कमेंट करें। एंड मिलते हैं हम कल के एडिटोरियल एंड ओपन एनालिसिस में। तब तक आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करते रहिए और डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन हियर ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, सी यू, मिलते हैं कल। जय हिंद।